नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं, चक्रव्यूह का वक्त है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो कहानियां जिस पर आपने अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी 19% दर्शकों की पसंद है। अरबों के एक्सप्रेसवे और हाईटेक एयरपोर्ट, बारिश की पहली बूंदों ने कैसे इन पूरे सिस्टम की हवा निकाल के रख दी है। ऐसा लग रहा है कि विकास कहीं खो गया है। विकास के दावों का बंटाधार की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। 24% दर्शकों की नजरें टिकी हैं सरहद की उस खौफनाक तस्वीर पर। चमोली में सैलाब आया और भारी भरकम पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या इसके पीछे है ड्रैगन का नया वाटर वेपन? क्या ये कोई साजिश है? ठीक 7:28 पर चीन की सीक्रेट साजिश से पर्दा उठेगा आज। और आगे बढ़ेंगे, दर्शकों की 27% वोटों वाली उस सियासी चाल की तरफ आपको ले चलेंगे जिसने दिल्ली के लिए टेंशन बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने जेनजी के लिए जॉब ऑफर का जो दांव चला है, आखिर बीजेपी इस नए चक्रव्यूह को भेद पाएगी तो कैसे भेद पाएगी? और जो आज की लीड स्टोरी है, जिसे मिले आपके सबसे ज्यादा वोट, 30% वोट, संसद में क्या बजने वाला है सबसे बड़ा बिगुल? एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ राहुल गांधी। क्या सदन में होगा अब तक का सबसे बड़ा महामुकाबला? बिना एक सेकंड भी गवाए सीधे शुरुआत करते हैं आपकी पसंद की आज की सबसे बड़ी खबर से। The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। ये घमासान जो मचा है वो दरअसल युवाओं को लेकर है, जेनजी को लेकर। देश की राजनीति में जब भी युवाओं यानी जेनजी का मुद्दा गरमाता है तो उसकी गूंज हर ओर सुनाई देती है, फिर वो चाहे सड़क हो या फिर संसद हो। बल्कि संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों का मुद्दा इतनी जोरदार तरीके से इस बार बरसा कि उसने सत्ता और विपक्ष दोनों को ही सराबोर करके रख दिया है। एक तरफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्र 19वें दिन भी अनशन पर डटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में संसद के सदनों में तो नहीं अपितु संसद भवन परिसर में दोनों पक्षों में घमासान मचा हुआ है। यानी केंद्र बिंदु में भारत की तरुणाई है, जेनजी है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर और बाहर विपक्ष एक ही मांग कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह संसद में आए और दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई बर्बरता पर जवाब दें। विपक्ष लगातार सरकार पर छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाता है। लेकिन इस बीच मॉनसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी आज गृह मंत्री अमित शाह कैमरे के सामने आए, विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया, बयान भी दिया। उस गेट से गए आज वो जिस गेट पर ज्यादा मीडिया की भीड़ नहीं होती है, सिर्फ न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन राहुल गांधी ने भी उनके बयान पर पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। देखिए, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign. इसमें कोई शक नहीं, गृह मंत्री रोज संसद भवन परिसर में आ रहे हैं, सदनों में नहीं आ रहे हैं। आज और कल तो उनके नाम पर बिल भी लगे हुए थे, लेकिन वो बिल भी उनके जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय ने पेश किए। जैसे फॉर एग्जांपल आज एफसीआरए को जेपीसी में भेजा गया, उसको भी पेश नित्यानंद राय ने कहा, उस प्रस्ताव को पेश किया गृह मंत्री के नाम पर, जबकि लिस्टेड था वो अमित शाह के नाम पर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। उसी दिन दिल्ली में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस की ज्यादती की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि संसद में बवाल मच गया। तब से लेकर अब तक लगातार विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग कर रहा है। इस बीच रांची में हुए छात्रों के प्रोटेस्ट जो कि 10 अगस्त को हुआ, उसमें झारखंड पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई थी।
इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को संसद में मुद्दा मिला विपक्ष को घेरने का, राहुल गांधी को घेरने का। और संसद के बाहर सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आखिरकार आज जवाब देने खुद अमित शाह को सामने आना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी गतिरोध बना हुआ है। अब संसद का केवल एक दिन बाकी है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और फिर वही हुआ जो कल हुआ था, जो परसों हुआ था। यानी पहले कार्रवाई 1 घंटे के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और उसके बाद दिन भर के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। इस बीच विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन करके अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी तरफ से खुद पत्र लिखा और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग कर दी। जो बात विपक्ष कर रहा था वो खुद सत्ता पक्ष ने आज की चिट्ठी लिखकर। संसद में कल क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष के तेवर और सरकार के आक्रामक रुख को देखकर तो लगता है कि शायद ये मानसून सत्र पूरी तरीके से धुल जाएगा। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। दिल्ली में युवाओं पर बर्बरता पर बवाल संसद के परिसर में मचा हुआ है, तो रांची में सीबीआई जांच को लेकर घमासान चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सोरेन सरकार सीआईडी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सीआईडी नहीं सीबीआई कर सकती है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। मरांडी ने लिखा कि हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच कराने से लगातार बच रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो गई तो इसकी आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी और उनको वापस जेल जाना तय है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सीआईडी इस मामले में पूरी निष्पक्षता और तेजी से जांच कर रही है। राज्य की एजेंसियों के पास जांच करने की पूरी क्षमता है। बीजेपी का दावा है कि सीआईडी से जांच और गिरफ्तारियां सिर्फ एक दिखावा है। इसकी आड़ में हेमंत सोरेन अपने कर्मियों को सुरक्षा कवच देकर केंद्रीय एजेंसियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि बीजेपी का एकमात्र मकसद सीबीआई को झारखंड में घुसाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना है। इसीलिए मामला किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इशारा किया कि इसकी जुडिशियल जज के मुकाबले जज से जांच कराई जा सकती है, जो कि सोरेन सरकार में एक सहयोगी दल है। बीजेपी का दावा है कि कथित घोटाले में शामिल विनोद सिंह, मुख्य सचिव अविनाश कुमार के सहयोगी धर्मेंद्र और पूर्व मुख्य सचिव एल खयांगते सीएम सोरेन के बेहद करीबी है। सीआईडी राज्य पुलिस का हिस्सा है और सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में काम करती है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? वहीं सरकार का तर्क है कि अगर नियत पे खोट होता तो सीआईडी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को बिचौलियों जैसे रसूखदार लोगों को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता। अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो सीआईडी की निष्पक्षता का प्रमाण है, जिसमें खुद खयांगते भी शामिल है। जिन एल खयांगते को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है, वो 31 अक्टूबर 2024 तक झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर है और इसके बाद उन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनको मुख्यमंत्री का करीबी बताया जाता है। छात्रों के आंदोलन के बीच 22 जुलाई को उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। 10 अगस्त को सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है।
ये इल्जाम भी बीजेपी लगा रही है कि इसीलिए सीआईडी ने गिरफ्तार किया, क्योंकि अगर ये मामला सीबीआई के पास जाता और सीबीआई अगर खयांगते को गिरफ्तार करती या ईडी उनको गिरफ्तार करती तो जांच की आंच मुख्यमंत्री के कॉलर तक जा सकती थी। कल हमने खुद झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की से जब बात की थी तो उन्होंने बीजेपी पर सीबीआई की आड़ में जांच को अलग रंग देने का आरोप लगाया था। मेरे साथ बातचीत में उन्होंने सीबीआई को केस नहीं सौंपने के 2 बड़े कारण बताए थे। उनका कहना था कि 2002 और 2007 के जेपीएससी कथित अनियमितता केस की आज तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हुई है। 20 साल के बाद भी सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है और ये जांच फंसी हुई है। ऐसे में सीबीआई पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी जानकारी दी कि इस समय पेपर लीक से जुड़े 148 केस की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट सिर्फ एक मामले में दाखिल हो पाई है। ऐसे में सीबीआई जांच की मांग करना केस को सालों के लिए ठंडे बस्ते में डालने जैसा है। कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में सीबीआई बनाम सीआईडी का सियासी दंगल चल रहा है। सियासी पार्टियों को छात्रों की कम और जांच की ज्यादा चिंता है। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी। तो बीजेपी को सीआईडी की जांच पे भरोसा नहीं और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को केंद्र की सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए छात्रों का धरना प्रदर्शन कैसे खत्म होगा ये अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका समाधान ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। छात्रों से सामने हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जज की निगरानी में एक निष्पक्ष स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने का विकल्प भी रखा गया है, ताकि राज्य सरकार का सीआईडी जांच से सीधा हस्तक्षेप खत्म हो और राजनीतिक दबाव का संदेह ना रहे। मामला सीबीआई की तरह दशकों तक ना खिंचे और तय समय के भीतर जांच पूरी हो सके। एक तरफ जांच पर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर मैदान में आज भी डटे हुए हैं। छात्रों पर बल प्रयोग के बाद सोरेन सरकार बैकफुट पर है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस भी लाठीचार्ज पर सवाल उठा रही है। खुद राहुल गांधी छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताते हैं। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आरोप है कि इसीलिए कल आधी रात को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची के डीएम और एसपी दल बल के साथ धरना स्थल पर पहुंच गए थे। सुनिए आगे क्या हुआ। अगर किसी के प्रेशर में यहाँ से आंदोलन स्थल को हटाने का कोई साजिश होगा तो फिर जो है ये दूसरे ट्रैक पर चला जाएगा, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी जितने भी छात्र हैं या जो भी लोग हैं अभी तक बिल्कुल पीसफुल चला है और आगे भी हम उम्मीद करेंगे प्रशासन हम लोग को कोऑपरेट करे। किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने का मतलब किसी के इशारे पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, पूरा देश जान रहा है आज के डेट में, पूरा देश। हमको भी ये सूचना मिल रहा है कि हमको भी मेरी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। कुछ भी किसी भी हद तक कोई जा सकता है, ठीक है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है। लेकिन धरना स्थल पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने की खबर जैसे ही मिली, सियासी पारा भी कल देर रात आंची में चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मीडिया की मौजूदगी और बढ़ते सियासी प्रेशर के बाद प्रशासन की टीम बिना धरना स्थल खाली कराए वापस लौट गई। ये इल्जाम लगा प्रशासन पर कि वो अंधेरे में चुपचाप इन छात्रों को वहां से भगाने या उस समय धरना स्थल को समाप्त करने पहुंची थी। इसके बाद आज सुबह विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी खुद धरना स्थल पर पहुंचे और रात में क्या क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी इन प्रदर्शनकारी छात्रों से। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो धरना खत्म कराने नहीं बल्कि छात्रों का हाल चाल लेने के लिए बीती रात को वहां पहुंचे थे। इस दौरान छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर भी चर्चा और हुई है। अभी हम लोग जिला प्रशासन यहाँ आई थी, आंदोलनरत छात्रों की किसी तरह का कोई फैसिलिटीज़ में कोई समस्या तो नहीं है, कि कोई कमी तो नहीं है। और उसी के क्रम में हम लोग कुछ बच्चों से भी बातचीत की, विशेषकर जो भी 2 बच्चे। तो ये तो बात हुई रांची की, पर पूरी कहानी जुड़ी हुई है युवाओं से, जेनजी के आक्रोश से। एक और स्टोरी दिखाता हूं आपको, एक और मामला देखिए। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली सिर्फ एक राज्य की कहानी पर नहीं है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएड एडमिशन में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और मार्क्स में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस फर्जीवाड़े के जरिए 11 एडमिशन करवाए गए, लेकिन अब इसका खुलासा होने के बाद एडमिशन को निरस्त करना पड़ा है, यानी मार्कशीट के जरिए भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस पूरे फर्जीवाड़े का सूत्रधार प्रेस्टन कॉलेज ग्वालियर का संचालक
बताया जाता है। इस पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है। बताया जाता है कि जांच समिति विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है, गिरफ्तारियां भी हो सकती है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। फिल्म एक्ट्रेस रही मीना कुमारी ये शेर लिख कर गई, ध्यान से सुनिएगा। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है, पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है, रात खैरात की सदके की सहर होती है। खैरात की रात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। सदके की सहर यानी वो सुबह जो मजबूरी में कुर्बान हो गई है। पढ़े लिखे बेरोजगारों का कुछ आजकल ऐसा ही हाल है। हाथ में डिग्री है, आंखों में नौकरी की उम्मीद। बिहार के बेरोजगारों और उनके माता पिता के इसी दर्द को पीके यानी प्रशांत किशोर ने एक ऐलान के साथ जख्मों को हरा कर दिया है। पीके ने भरी सभा में ऐलान किया कि बांकीपुर में अब जाति का सीवी नहीं, नौकरी का सीवी चलेगा। पहली बार एमएलए बने प्रशांत किशोर ने अपनी आवाम से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है तो उसका बायोडाटा मेरे ऑफिस में जमा करा दीजिए। भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से, हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। बहुत अच्छी बात है। नौकरी वाला ट्रैप, अगर आप पूरी कहानी मेरे साथ रहेगा आपको सब चीज समझ में आएगी। अब पीके ने जो कहा कि हम नौकरी दिलाएंगे आपके यहाँ के बेरोजगार युवाओं को, क्या ये पीके का नया पैतरा है या पीके का कोई नया पॉलिटिकल प्लान है या फिर अपने विरोधियों के लिए पीके का एक तरीके से जॉब ट्रैप है? क्योंकि सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे भारत में बेरोजगारी का जख्म कोई नया नहीं है। इस जख्म पर पीके ने नो डाउट मरहम लगाने की कोशिश की है अपनी इस रैली के जरिए, अपने इस भाषण के जरिए। लेकिन यही मरहम बहुतों के लिए सियासी नासूर आगे चलकर बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब आप इसको समझिए। बांकीपुर में जीत के बाद पहली बड़ी राजनीतिक घोषणा क्या होनी चाहिए थी? किसी नई सड़क का उद्घाटन, मोहल्ले की किसी नई नाली का उद्घाटन, साफ सफाई के लिए कोई घोषणा, किसी पुल के लिए नींव रखा जाना या फिर किसी जातीय सम्मेलन में जाकर भाषण देना। लेकिन पीके ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बांकीपुर के लोगों से सीधा कहा कि आपके बच्चों की मैं नौकरी लगवाऊंगा बशर्ते बच्चा पढ़ा लिखा हो। इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ। भी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। पीके डेटा के एक्सपर्ट है और डेटा को समझने के लिए डेटा में डीप डाइव करनी पड़ती है। तो जरा शुरुआत इसी से करता हूं। बांकीपुर का एनालिसिस, उसका डीप डाइव करके दिखाते हैं। बांकीपुर पटना शहर में आता है। ये कोई दूर दराज की ग्रामीण विधानसभा वाली सीट नहीं है, ये बिहार की सबसे शिक्षित वोटरों वाली सीट है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% की लिटरेसी रेट है वोटर्स के बीच में। राजधानी पटना की ये सीट है, राजधानी के भीतर आती है। 31 बरस से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। बांकीपुर की सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतता आया है। बीजेपी के अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो यहां से लगातार विधायक रहे हैं। वो जब राज्यसभा में पहुंचे, उन्होंने इस्तीफा दिया, तभी ये उपचुनाव हुआ और तब प्रशांत किशोर उस सीट पर आया और बीजेपी का उम्मीदवार यहां से चुनाव हारा है। ये पटना का शहरी इलाका, पढ़े लिखे लोगों की बड़ी आबादी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की साक्षरता का दर लगभग 87.82%, यानी करीब 100% आप मान सकते हैं। करियर यहाँ के परिवारों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक, यानी नौकरी, अच्छी नौकरी। ऐसे इलाके में जाकर अगर कोई नेता ये कहता है कि जाति मत बताइए, अपने बच्चों का सीवी दीजिए, तो ये संदेश सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं रहता। मैसेज बिहार के उस हर घर तक जाएगा जिस घर की बेटी इंजीनियर बनने की पढ़ाई करती है
लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। बेटा एमबीए करने की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई डिग्री लेकर घर पर बैठा है। पीके ने ऐसे परिवारों की दुखती रगों पर हाथ रखने की कोशिश की है, मलहम लगाने की कोशिश की है। पीके के इस ऐलान पर बांकीपुर के लोगों का क्या कहना है, पहले आप इसको सुनिए। युवाओं को नौकरी देने से कर रहे हैं, या भले ही वो प्राइवेट फॉर्म में करे, कुछ भी करे, इसको एक पॉजिटिव ही हम लोग स्टेप मानेंगे, उनका एक्शन मानेंगे। मान लीजिए कि बिहार में रोजगार नहीं है, अगर वो कुछ व्यवस्था कर दे रहे हैं कहीं दूसरे स्टेट में ही, तो जो लोग रोते हैं कि हम बेरोजगार हैं, कहीं तो जाके कमाइए। व्यवस्था तो कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं खड़ा हो रहा व्यवस्था करने के लिए। प्रशांत किशोर जी ने अगर 10,000 प्राइवेट सेक्टर में ही अगर देने का बात किया है, तो वो गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, तो वर्क कल्चर के बारे में उनको बहुत अच्छा जानकारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्रॉमिस पे सही उतरेंगे। वो किस तरीके से बिहार की बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर की इस बात को ले रही है, ये इन बयानों से आपको समझ में आया होगा। अब बात कर रहा हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सियासी ट्रैप है, ये एक चक्रव्यूह है। क्या पीके ने बिहार के अपने राजनीतिक विरोधियों को नौकरी वाले एक चक्रव्यूह में, एक ट्रैप में फंसा दिया? क्योंकि पीके ने यह ऐलान बांकीपुर में किया, जहां चाय की दुकान पर संविधान से लेकर मुख्यमंत्री तक पर बहस होती है, जहां जाति समाज को बांटती है और वोटों को भी। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, सम्राट चौधरी वहां के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री वहां बना है। अब बारी है वादों के हिसाब की। चुनाव के दौरान एनडीए की तरफ से बिहार के युवाओं को सबसे बड़ा सपना दिखाया गया था, 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का। एनडीए के संकल्प पत्र में यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह बिहार के उन करोड़ों युवाओं की उम्मीद थी जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब सवाल सीधा है, सरकार बनने के बाद इस 1 करोड़ के वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी की सरकार क्या कदम उठाने वाली है? पहला कदम क्या होगा? कितनी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हुई है? 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य आखिरकार बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार कब पूरा करेगी? क्योंकि बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने जीत के बाद 10,000 नौकरियों का अपने दम पर ऐलान कर दिया। वो इंडिपेंडेंट है, अकेले विधायक है जनसुराज के। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव के वक्त यह वादा एनडीए का था। अब इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार की होगी। अब जरा इस ऐलान का राजनीतिक असर समझिए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बांकीपुर में एक विधायक के तौर पर पीके ने 10,000 युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का लक्ष्य अपने सामने रखा है। अब सवाल सिर्फ पीके से नहीं पूछा जाएगा, सवाल बाकी के विधायकों से भी पूछा जाएगा, और 242 से। आपके उनके इलाके के तमाम लोग जो हैं, उनके जो वोटर हैं, वो 242 विधायकों से पूछेंगे, भाई हमारी नौकरी कहाँ है? हमारे परिवारों को आप नौकरी कब दिला रहे हैं? पीके तो दिला रहे हैं अपने इलाके में। आपने कितनों को नौकरी दिलाई है? आपके क्षेत्र में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? यानी बिहार की राजनीति में पहली बार शायद चुनावी भाषणों के साथ साथ रोजगार का रिपोर्ट कार्ड भी मांगने की जमीनी तैयारी हो रही है, और शायद पीके इसी नस को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसे उनके सियासी विरोधी किस नजर से देखते हैं, इसको भी सुन लीजिए। जिस तरह से यहाँ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दिखावा कर रहे हैं, छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं, वही काम प्रशांत किशोर जी बिहार की पावन भूमि बांकीपुर विधानसभा में क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को बहुत बधाई, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो बांकीपुर के लोगों का दिल तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि बांकीपुर के लोगों के शादी विवाह और उनके किसी भी शुभ कार्य में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि बांकीपुर के विधायक के नाते आपकी एक जिम्मेवारी है। मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री, की शादी ब्याह में शामिल होंगे प्रशांत किशोर या नौकरी दिलाएंगे। अब बांकीपुर की जनता को तय करेगी कि उनके अपने घर के फंक्शन में प्रशांत किशोर चाहिए एमएलए के तौर पर, या नौकरी के साथ अपने घर का बेटा चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर प्रशांत किशोर के पास, मान लीजिए इस बयान के बाद हजारों की संख्या में सीवी पहुंच जाते हैं, तो कितना बड़ा तमाचा होगा उन तमाम हुक्मरानों पर जो सालों साल से बिहार की सबसे लिटरेट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। ये साबित करेगा कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार नहीं दिला पाए। ये एक बड़ा ट्रैप है जिसमें बच कर निकलना पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू को और आरजेडी को। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात सरकार के उस विकास मॉडल की करने वाला हूं जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बारिश नहीं बंटा धार कर दिया। विकास का मॉडल चुनाव जिताता है,
विकास का मॉडल पोल भी खोलता है। सरकार के विकास के मॉडल में उद्घाटन हमेशा बड़े तामझाम के साथ होते हैं, रिबन कटते हैं, भाषण होते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगते हैं, फोटो खिंचाई जाती हैं, वाहवाही बटोरी जाती है। लेकिन इन दावों को धोने के लिए अगर सिर्फ एक बारिश हो जाए तो गंभीर सवाल उठ जाते हैं। 3 तस्वीरें, ये छोटी छोटी खिड़कियां सरकारी पैसों के बंटाधार का बड़ा कैनवास कैसे बनता जा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। 42,000 करोड़ से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बार फिर उखड़ गया। IIT खड़गपुर की जांच में कई खामियां खुलकर सामने आई। कुछ यही हाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी अब दिखाई दे रहा है। 77,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर में 40 से ज्यादा जगह पर मेजर रिपेयरिंग वर्क आ गया है। लेकिन सबसे ज्यादा किरकिरी तो 11,000 करोड़ की लागत से बने नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भर जाने के बाद हो रही है। सवाल यह है कि विकास का यह मॉडल आखिर किसके लिए है, क्योंकि जनता को तो चाहिए थी मजबूत सड़क, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मिल रहा है ऐसा विकास जिसकी पोल बारिश और वक्त दोनों लगातार खोलते जा रहे हैं। बंटाधार, कैसे विकास के सपनों का बंटाधार होता है, उसकी कुछ तस्वीरें अगले कुछ मिनट में आप मेरे साथ देखने वाले हैं। आप भूलिए नहीं, शायद भूले भी नहीं होंगे, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है हमने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपको दिखाई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, मेरे सहयोगी मनीष ने वहां से करके भेजी थी। जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ हुआ था, उसी एक्सप्रेसवे पर महज 12 दिन बाद फिर से रिपेयर का काम शुरू हो गया। ये वो रिपोर्ट थी और आज एक बार फिर इसी एक्सप्रेसवे पर 12 दिन नहीं बीते हैं, फिर से रिपेयर का काम शुरू करना पड़ा है। लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे और हिंदुस्तान का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे, जिसका टोल जो है सबसे ज्यादा है पर किलोमीटर के हिसाब से। सरकार का यह बड़ा प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन एक्सप्रेसवे ने जैसे उद्घाटन के बाद कह दिया, भाई बहुत जल्दी थी, इसको क्यों उद्घाटन करा दिया, अभी तो आया था मैं, क्यों मुझे फिर से दोबारा इस पे काम करवा रहे हैं। अधिकारियों की जांच पे जांच चल रही है और एक्सप्रेसवे पोल पे पोल खुलती जा रही है। जब निर्माण पर सवाल उठा तो मामला जांच तक पहुंचा। NHAI ने टोल वसूली रोक दी थी, ठेकेदार पर कार्रवाई कर दी गई, अधिकारियों को चार्जशीट भी दी गई और तकनीकी जांच IIT खड़गपुर को सौंपी गई। ये वो टीम पहुंची थी जांच करने के लिए। लेकिन अब IIT खड़गपुर ने जांच शुरू की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक्सप्रेसवे में दरार और धंसने की शिकायतें हैं। 2 दर्जन से ज्यादा, अभी 1 महीना नहीं हुआ इसको खुले हुए। एक्सपेंशन जॉइंट में क्रैक है, डिवाइडर जो बनाए गए हैं वो दरक रहे हैं। मरम्मत के 48 घंटे बाद ही डामर की लेयर उखड़ने लगी है। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने से जगह जगह इस हाईवे पर पानी भर जाता है और पानी निकालने का इंतजाम नहीं है। और जब पानी भर जाता है तो वहां पर जब खोदते हैं नीचे क्या है तो पता लगता है केवल मिट्टी भरी हुई है, डामर है ही नहीं। क्वालिटी कंट्रोल कहां था, मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या था, सुपरविजन कहां गया, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। हमने आपको दिखाया था कि 42,000 करोड़ से बने एक्सप्रेसवे को 12 दिन के बाद रिपेयर करना पड़ा और फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखों से सुखाया गया। आपको याद है वो जो पेडिस्टल पंखे होते हैं वो लगाए गए थे सुखाने के लिए। अगर वो तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर हमारे पास है, ये हमने पिछली रिपोर्ट में पिछले हफ्ते दिखाया था। इन पंखों के जरिए ये जो रिपेयर वर्क किया गया इसके काम को सुखाया जा रहा है, ऐसे पंखे लगाकर। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर विरोधियों ने भी खूब ट्वीट किया। जनता रोज इस सड़क पर चलती है, टैक्स चुकाती होगी, लेकिन हो क्या रहा है। उद्घाटन के बाद फाइलें बंद हो जाती हैं, नए प्रोजेक्ट का नया शोर शुरू हो जाता है, नेता लोग फोटो खिंचा के चले गए। भुगतता कौन है? वो जनता जो इन हाईवे पर तेज रफ्तार में ऊंचा टोल देकर दौड़ती हुई जाना, तेजी से गाड़ी को ले जाना चाहेगी। वो गड्ढे में एक्सीडेंट होगा और जानलेवा साबित हो सकता है। एक्सप्रेसवे को एक्सपेरिमेंट की लैब बना दिया है। बार बार उखड़ेंगी, बार बार रिपेयर होगी, बार बार नया बजट जारी होगा, लेकिन जनता के पैसे पर ऐश करने वाली कंपनी पर आखिरकार एक्शन कब होगा वो भी देख लीजिए। NHAI ने PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का नोटिस दिया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भेजा। कंपनी की पेमेंट कंडीशन इंडेक्स है यानी PCI रेटिंग घटाने की तैयारी है। टोल राजस्व का नुकसान कंपनी को खुद उठाना होगा और रिपेयर के लिए मात्र 3 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप कुमार जैन है। अब इनका कनेक्शन समझिए।
ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन साहब के भाई हैं। ये उनकी कंपनी है। ये कंपनी पीएनसी कई जगह पर ब्लैक लिस्टेड है। 1999 में शुरू हुई थी। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हाईवे, ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स बनाती है। वो काम अपने हाथ में लेती है और मिल भी जाते हैं ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी। क्यों मिल जाते हैं ये कहने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है? प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर चमक दमक के बड़े बड़े दावे किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड, आधुनिक सुविधाएं, यूपी का गौरव इसको बताया गया। और हकीकत क्या है? टर्मिनल से पार्किंग तक पानी ही पानी है। बारिश आई और विकास की पोल खुल गई कह लीजिए, या विकास इस पानी में कहीं डूब गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बीजेपी इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुटी। तो सुना आपने, देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को अब भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। भाई विधायक साहब को इस इलाके में दोबारा चुनाव भी तो लड़ना, चुनाव महज 4-5 महीने दूर रह गया है। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात कर रहे हैं उस ड्रैगन की जिसकी नजरें हमारे पहाड़ों पर आकर टिक गई हैं। क्या उत्तराखंड के चमोली में आई तबाही सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश है? जोशीमठ के पास नीति घाटी में एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सेना और आईटीबीपी का संपर्क कट जाता है और ठीक उसी वक्त अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अब चक्रव्यूह में हम चीन की वाटर टूरिज्म थ्योरी, एलएसी की जमीनी हकीकत और अरुणाचल में घुसपैठ के दावों का पूरा सच आपके सामने रखते हैं। दो दिन पहले उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन चमोली की नीति घाटी के तमक नाले में जो कुछ हुआ उसने सबको खौफ में डाल दिया। ये तस्वीरें डराने वाली। ज्योतिर्मठ से करीब 37 किलोमीटर दूर चंद सेकंड या सिर्फ चंद सेकंड में चीन सीमा को जोड़ने वाला अहम बेली ब्रिज पानी के रौद्र रूप के सामने सरेंडर कर गया। पास खड़ी एक गाड़ी खिलौने की तरह बह गई। पुल बहने से नीति घाटी के 12 से अधिक सीमावर्ती गांव का देश से संपर्क कट गया। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये कि सेना और आईटीबीपी की चौकियों तक पहुंचने वाला एक भी अहम रास्ता था। तबाह हुआ पुल कोई पुराना नहीं था। महीने भर पहले ही बीआरओ ने इसे तैयार किया था। सवाल उठता है कि क्या ये तबाही महज भारी बारिश की वजह से हुई, बादल फटने से हुई या कोई साजिश का हिस्सा? जब भी सरहद के पास अचानक ऐसी तबाही आती है तो शक की सुई ड्रैगन यानी चीन की तरफ जरूर घूमती है। जहां ये बेली ब्रिज बहा वहां से चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी करीब 50 से 60 किलोमीटर है। नीति घाटी के पास सीधे तिब्बत को जोड़ता है। तो क्या इसके पीछे चीन की चाल हो सकती है? याद कीजिए चीन किस तरह ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, उस पर मेगा डैम बना रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमेशा ये चिंता जताते रहे कि चीन इन बांधों का इस्तेमाल वाटर वेपन के तौर पर कर सकता है, यानी अचानक पानी छोड़कर भारत के निचले इलाकों में बाढ़ लाना या सूखा पैदा कर देना। हालांकि चमोली की घटना एक नाले की है और इसे फिलहाल मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सीमा के इतने करीब अचानक भरी दोपहरी में आए इस सैलाब ने रणनीतिक चिंताएं जरूर बढ़ाई। चीन सिर्फ पानी से नहीं, कागजों पर भी युद्ध लड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गुस्ताखी का भारत ने करारा जवाब दिया। गृह मंत्रालय ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को उनके मानक नामों के साथ दर्ज किया। चीन ने बौखलाहट में से गैर कानूनी करार दिया, लेकिन विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। सुनिए। In matters relating to the border areas between India and China, we have always emphasized in discussions with the Chinese side that we consider these issues as most serious and that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of the utmost importance. We have also stated that the state of the border affairs will reflect on the state of our larger bilateral ties. अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, चीन ने अब तक 6 बार अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के फर्जी नाम जारी कर चुका है।
आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको भारत चीन के बीच लगती LAC की पूरी ABCD इस नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की कुल लंबाई जो है वो लगभग 3,488 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश LAC से लगते हैं। LAC से लगते हैं को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख है, यहां पर अक्साई चीन और पेंगसोंग जैसे इलाके हैं। मध्य सेक्टर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। चमोली, नीति घाटी और बाराहोती जैसे इलाके इस सेक्टर में आते हैं। ये अपेक्षाकृत यहां पर शांत माना जाता है, लेकिन चौकसी चरम यहां पर भी रहती है। पूर्वी सेक्टर की बात करूं यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की, तो चीन पूरे अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, जिसे भारत सिरे से खारिज करता आया है। ये पूरा इलाका जो है वो चीन से सीधे तौर पर लगता है, बीच में इतना हिस्सा जो है वो नेपाल का है। अब अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी PPA की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दावा किया कि चीनी सेना यानी PLA अरुणाचल प्रदेश के इलाके में घुसपैठ कर रही है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत स्वतंत्र तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। क्या सच में चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? इन दावों पर रक्षा सूत्रों ने स्थिति साफ भी की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बॉर्डर का स्पष्ट सीमांकन नहीं है, यानी बॉर्डर क्लियर नहीं है, इसीलिए कभी कभी पेट्रोलिंग टीमें आमने सामने आ जाती हैं। ऐसे मामलों के वक्त पे तय नियमों और फ्लैग मीटिंग के बाद सुलझा भी लिया जाता है। ITBP और सेना पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और बिना ठोस सबूत के ऐसे सनसनीखेज दावे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश भर है। चीन की इस पूरी चालबाजी को समझने के लिए आपको उनकी खतरनाक जियोपॉलिटिकल थ्योरी को भी समझना होगा। इसे कहते हैं माओ का 5 फिंगर प्लान। चीन तिब्बत को अपनी दाहिनी हथेली मानता है और उसकी 5 उंगलियां हैं: लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से-तुंग की इस पुरानी नीति के तहत चीन का रणनीतिक लक्ष्य इन 5 उंगलियों पर अपना प्रभाव जमाना है। यही वजह है कि चीन कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में तनाव पैदा करता आया है। चाइनीज की एक पॉलिसी रही है कि वो अपना डिफेक्टो कंट्रोल दिखाने के लिए धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि अब पहले चरवाहों को रोकते हैं वहाँ जाने से, उसके बाद में पेट्रोलिंग यूनिट्स को रोकते हैं और उसके बाद में डिफेक्टो अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एरिया है और यहाँ तो कभी इंडियंस कभी आते ही नहीं थे। ये भारत के साथ नहीं, सभी के साथ में चाइनीज़ का इस तरह का बिहेवियर है। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। ये इस तरह के इंसिडेंट अरुणाचल में हुई हैं जो सुनने में आया है, और उत्तराखंड में भी इस तरह की इंसिडेंट होती रही हैं। चीन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपने इलाके में तेजी से फाइटर जेट्स की तैनाती भी बढ़ा रहा है। पिछले महीने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दावा किया गया कि चीन ने LAC के पास अपने 2 अहम एयरबेस पर सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक शिनजियांग के होतान एयरबेस पर 8 और तिब्बत के डामशुंग एयरबेस पर 4 यानी कुल 12 J-20 विमान मौजूद दिखते हैं। हाल के वर्षों में LAC के पास J-20 लड़ाकू विमानों की यह सबसे बड़ी तैनातियों में से एक कही जाती है। व्यावसायिक सैटेलाइट कंपनी वेंटर की 9 जुलाई को ली गई तस्वीरों में होतान एयरबेस पर 8 J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट खुले एप्रन में खड़े दिखाई दिए। होतान एयरबेस चीन के वायुसेना का प्रमुख फॉरवर्ड एयरबेस है। LAC के करीब होने की वजह से यह चीन के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल ठिकानों में गिना जाता है। यहां से सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमान उड़ान भरते हैं। वहीं 25 जून की तस्वीरों में डामशुंग एयरबेस पर 4 J-20 विमान शेल्टर के नीचे नजर आए। हालांकि केवल सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि यह फाइटर्स या स्थायी रूप से तैनात हैं या किसी सैन्य अभ्यास या फिर रोटेशनल भर का हिस्सा है। फिर भी इतनी संख्या में J-20 लड़ाकू विमानों का LAC के करीब दिखाई देना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम तो कहा जाएगा, और दुश्मन देश होने के नाते, सीमा होने के नाते हमको नजर भी रखनी होगी। इस बीच चीन को लेकर देश में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। ये बातें आप अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, लगातार ये बातें मीडिया में भी आ रही है, वहां चीन के नेटवर्क हमारे यहाँ पकड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गांव जो हैं जो आज भी चीन उस पे अपने मैप पे दिखाता, जो अरुणाचल प्रदेश के गांव है उसको दिखलाते हैं कि चीन का हिस्सा है। तो क्या प्रधानमंत्री जी उसमें आत्मसमर्पण कर दिए हैं या रक्षा मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है? ये तो देश के साथ कहीं न कहीं देश को भी आंख धूल आप झोंक रहे हैं।
तो ये हम कह सकते हैं कि या तो लाचार हैं या फिर विवश हैं या इन्होंने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने देश के सुरक्षा, देश के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर हमेशा राजनीति करना हमको देखने को मिला है। और भारत सरकार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इतना अलर्ट है, इतना मतलब चौकन्ना है, जमीन तो छोड़ दीजिए, तो भारत का कोई भी, भारत में चीन का कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो या कुछ भी उनके ओर से एक्टिविटीज हो, भारत सरकार इसके मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो राजनीति भी शुरू हो गई है। अब वक्त हो गया है चक्रव्यूह में पब्लिक व्यू का। आखिर में आ गया हूं। पीके की नौकरी वाली स्टोरी पर चंदन सिंह का पोस्ट है। भारतीय राजनीति ने ऐसा दृश्य कम ही दिखाई दिया जब कोई नेता चुनाव जीतने के बाद मंच से कहे कि सीवी भेजिए, हम नौकरी लगवाने का प्रयास करेंगे। पीके बधाई के पात्र हैं। पब्लिक व्यू संसद में जो डेडलॉक बना हुआ उस पर संजय त्रिपाठी का है, नए नियम बनाए जाने की तत्काल जरूरत है कि संसद परिसर में धरना प्रदर्शन तुरंत बंद हो और प्रत्येक सांसद को हर सत्र में 50% उपस्थिति बाध्यकारी हो और प्रत्येक सांसद एक प्रश्न हर सत्र में जरूर पूछे। काम कराने का एक तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको देखने के लिए। एक बार फिर से आपके रिएक्शन से मुझे इंतजार रहेगा। जरूर भेजते रहिए। चक्रव्यूह देखने के लिए शुभ रात्रि।